बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ रिवायतीपन फिर से शुरू होने का मंजरनामा वज़ा हो चुका है। कल तक सवाल ये था कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। आज सवाल यह है कि हुकूमत उन्हें अस्पताल मुंतकिल होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटे में मामला एक गैर मामूली मोड़ ले चुका है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की, जाती मुआलिजीन को तिब्बी अमल में शामिल करने का रास्ता खोला और आज वफाकी हुकूमत ने उसी फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। यानी जिस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी समझा, हुकूमत उसे इख्तियारे समाज से तजावुज करार दे रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली बज़ाहिर एक तिब्बी मामला है, मगर पाकिस्तान की सियासत में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जो सिर्फ तिब्बी रह जाए। खास तौर पे जब मामला बानी पीटीआई का हो, जेल का हो, तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली का हो और हुकूमत पहले ही शदीद सियासी दबाव में हो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करे, उनके जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान भी तिब्बी अमल में शामिल हो। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना सरकारी अस्पताल में भी हो सकता है। फिर निजी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत क्या है? और यही वो सवाल है जिसने असल सियासी बहस को जन्म दिया। क्या हुकूमत को सिर्फ अस्पताल पर एतराज है या उसे इस बात का खदशा है कि बानी पीटीआई अगर जेल से निकल के अस्पताल पहुंचे तो उन तक रसाई भी बदल जाएगी और उनके जाती मुआलिजीन की रसाई बढ़ेगी, अहले खाना मिल सकेंगे, वो कला पहुंच सकेंगे और पार्टी क़यादत भी ज्यादा आसानी से राबिता कर सकेगी, क्योंकि उसका एक अमली सबूत सामने भी आ चुका। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने गुज़श्ता रात अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सियासी मामला, पार्टी की सूरत हाल और बानी पीटीआई की सेहत पर गुफ्तगू हुई। यानी अदालत के फैसले के बाद बानी पीटीआई तक सियासी मालूमात पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। दूसरी तरफ पीटीआई के वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात करके उन्हें यह याद दिलाता रहा कि नवाज शरीफ के इलाज के मामले में पीटीआई हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर सहूलत फराहम की थी, तो फिर बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट क्यों? पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का इलाज पाकिस्तान में हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए, वरना मामला तौहीन अदालत तक जा सकता है। लेकिन हुकूमत का सियासी जवाब भी आ चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। उनके मुताबिक जिस शख्स को कभी मर्द आहन और नाकाबिले शिकस्त बनाकर पेश किया गया, आज उसी की जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। यानी हुकूमत इसे इलाज नहीं, सियासी रिलीफ के जाविये से देख रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे इंसानी हक और अदालती हुक्म करार दे रही है। और यही तजाद इस पूरे मंजरनामे को मजीद अहम बनाता है, क्योंकि अगर बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है तो क्या ये सिर्फ चंद दिन का तिब्बी मामला होगा या अस्पताल में उनकी मौजूदगी पीटीआई को एक नई सियासी गुंजाइश भी फराहम करेगी? याद रहे कि तहरीक इंसाफ पहले ही बानी पीटीआई से मुलाकातों की बंदिश पर एहतजाज कर रही थी। केपी हुकूमत एहतजाजी तहरीक की बात कर रही थी। 27 सितंबर की कॉल भी जेर बहस थी। पार्टी क़यादत मुशावरत कर रही थी और ऐसे वक्त में अगर बानी पीटीआई को जेल की बजाय एक ऐसे मकाम पर मुंतकिल किया जाए जहां उनके जाती डॉक्टर, अहले खाना और वकला तक रसाई निस्बतन आसान हो, तो क्या पार्टी की सियासी हिकमत अमली भी तब्दील हो जाएगी? दूसरी तरफ हुकूमत के सामने भी एक मुश्किल सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहती है तो हुकूमत के पास क्या रास्ता बचेगा? अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। लेकिन अगर हुकूमत यह समझती है कि अस्पताल मुंतकली के नतीजे में बानी पीटीआई सियासी तौर पर दोबारा मुतहर्रिक होने का मौका हासिल कर सकते हैं, तो क्या वो ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार है? और फिर एक और सवाल कि क्या बानी पीटीआई के लिए अस्पताल मुंतकली वाकई सिर्फ तिब्बी सहूलत है या एक ऐसा उबूरी सियासी रिलीफ है जिसके असरात 16 सितंबर की अगली समाज से कहीं आगे तक जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जेल, बीमारी और सियासी मुज़ाकरात का ताल्लुक नया नहीं है। नवाज शरीफ का मामला हो, आसिफ जरदारी का मामला हो या माजी में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को मिलने वाले तिब्बी और कानूनी रिलीफ हो, हर दौर में जेल से बाहर आने की एक नई वजह बनी और हर बार उसके साथ सियासी सवाल पैदा हुए। अब बानी पीटीआई के मामले में भी वही सवाल वापस है कि क्या हुकूमत वाकई सिर्फ तिब्बी इंतजाम पर नजरसानी चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ वाकई सेहत के मामले को सियासत से अलग रख पाएगी? क्या अस्पताल पहुंचने के बाद इमरान खान की सियासी सरगर्मियां और पार्टी राब्तों की नई सूरत बनेगी? और क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये तनाजा बिलाखिर अदालत से निकलकर किसी बड़े सियासी बंदोबस्त की तरफ जाएगा? फिलहाल एक हकीकत वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के लिए अस्पताल का रास्ता खोला था। आज हुकूमत उसी फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यानी बानी पीटीआई अस्पताल गए भी नहीं, लेकिन उनकी अस्पताल मुंतकली ने सियासत का एक नया दरवाजा जरूर खोल दिया। अब देखना यह है कि यह दरवाजा
सिर्फ इलाज की तरफ खुलता है या पाकिस्तान की सियासत में किसी नई चाल की तरफ? इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन एक्स फेडरल मिनिस्टर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, अभी इलाज की बातें चल रही हैं, माजी करीब में भी उनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार होता रहा और हमें वो वक्त भी याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बीमार थे, प्लेटलेट्स उनके कम थे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करती रही। हाँ, वो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उस वक्त भी अंदरूनी तौर के ऊपर बातें ये हो रही थी कि इसे सियासी चाल के तौर पे अपनाया जा रहा है। अब वही हरबा या वही बयानबाजी विफाकी हुकूमत कर रही है। इन दोनों मंजरनामों में बुनियादी फर्क क्या दिखाई देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बाहर और अंदर का फर्क है। वो बाहर जाना चाहते थे, ये गालिबन अंदर इधर ही रहना चाहते हैं। ये एक बुनियादी नौइयत का फर्क है। और बाहर जाने के लिए डील की जरूरत है और डील होती रही हैं, डील्स होती रही हैं। मेरा ख्याल है ये जो है ये सेटलमेंट चार्ज एक राइट है। ये बात इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि वो राइट जो है वो सेटल हो गया और दैट राइट हैज बीन गिवन टू द कंसर्न। तो इस दोनों में यही फर्क है कि वो डील के लिए मूव थी और ये बुनियादी हक के लिए मूव है। वो डील के लिए मूव थी, ये सेटलमेंट के लिए मूव है। और वो डील के लिए मूव थी, ये एक सेहत के इशू के ऊपर दुरानी साहब, आपने एक लफ्ज कहा, वो डील के लिए मूव थी, ये सेटलमेंट के लिए मूव है। तो क्या इसे आसान जुबान में वो डील के लिए मूव और इसे ढील के लिए मूव कह सकते हैं? नहीं, इसको जो असूली तौर पे इसको सेटलमेंट से मुराद ये है कि अपने ग्रूव में हर चीज को बिठाना। इसको बुनियादी तौर पर आप यूं कह सकते हैं कि एक बिगड़ी हुई चीज की इस्लाह के लिए आपने एक फर्द के हकूक को यूजर्व किया हुआ है, आपने एक फर्द के हकूक को छीना हुआ है, वो उसको वापस मिल जाएंगे तो सेटल हो जाएगा मसला। मेरा आपसे झगड़ा है कि यार ये मेरा घर है, या आपका मेरे से झगड़ा है कि ये मेरा घर है, इस पे तुमने कब्जा किया, मैं आपको वो घर वापस कर देता हूँ, सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है ना जी? तो इसमें डील वाला तो इशू नहीं है। डील वाले के इशू में तो कुछ लो कुछ दो होता है। तो मेरा ख्याल है ये, और ये मैं आपको पता है मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि खान साहब के मामले में डायलॉग तो जारी है, जारी रहेगा, लेकिन डील नहीं होगी। हाँ, सेटलमेंट हो जाएगी तो होगी या होती होती भी नजर आ रही है। अब हुकूमत इससे क्या सबक लेती है वो फिर आपका अगला सवाल है, वो हम बात करें। अच्छा चले, मेरे अगले सवाल से पहले सर एक जैली सवाल ले लें। वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इब्तदाई तौर पे ये तासुर क्यों दे रही थी कि ये एक रिहाई का मंजरनामा है? बहुत सारी बातें ये भी होना शुरू हो गई कि शिफा से वापसी अडयाला नहीं बल्कि बनी गाला होगी। और कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ये बात की कि वक्त से पहले मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि वो शिफा के अंदर जो है उनकी सेहत ठीक हो और फिर वो बनी गाला जाएं, फिर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। यानी कन्वेक्टेड पर्सन जो है उसके बारे में ये राय पाई जा रही है कि वो शिफा अस्पताल से बनी गाला जाएंगे। तो ये तासुर कौन बिल्ड कर रहा है और इस तासुर के ऊपर विफाकी हुकूमत का ये रिएक्शन किस हद तक गलत या किस हद तक सही है? देखिए, कन्विक्टेड पर्सन तो डायरेक्ट जो है वो एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस की जाते नहीं, वो छोड़ दें। ठीक है। बात इस वक्त ये है कि जो ये सारी सूरत हाल है, ये मैं इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये तमाम जो सेटलमेंट हुई है इसमें बाहर का कोई फर्द इन्वॉल्व, ये इमरान खान साहब के अपने जिसे कहते हैं उनकी अपनी अचीवमेंट और ये उन्हीं की हैंडलिंग है और उन्होंने बड़े सटल तरीके पे अपने इश्यू को अभी तक चलाया है और वो कोई ऐसा रिफ्लेक्शन शेडो नहीं आने दे रहे अपने बारे में कि उनके ऊपर कोई डील की एक्विजिशन हो सके। अब जी वो बनी गाला जाएंगे फला, अब बाहर जो बैठे हुए हैं उन लोगों का राब्ता भी नहीं है और उन लोगों का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिटेल में पता भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, उनकी डिमांड है जरूर और वो पब्लिक ड्रिवन डिमांड है, पता नहीं उनके हार्ट ड्रिवन है या नहीं है, पब्लिक ड्रिवन तो है। तो इस लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी इस वक्त की सेटलमेंट हो रही है या हुई है
वो खान साहब ने खुद की है, ये उनका अपना विजडम है। और वो प्रोबेबली, मेरा जो देखें, यहाँ तो इम्कान की बात हो सकती है, वो अपने इस सारी हैंडलिंग में डील का शायबा तक भी नहीं आने अच्छा चले, मान लिया आने देना। दुरानी साहब मान लिया कि ये खान साहब का अपना ड्रिवन करता है और उनकी अप्रोच है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो अक्सर औकात ये लगता है कि वो सेम पेज पे भी मौजूद नहीं है, यानी एक ही पार्टी के एक रहनुमा के बयान की तरदीद दूसरे रहनुमा की जुबान से आ रही होती है, तो वो भी इसे उसी तरीके से ड्राइव करेगी जिस तरीके से खान साहब की अप्रोच है, या वो उसे उस तरीके से ड्राइव करेगी जो उसकी अपनी सोच है? और अगर वो उस तरीके से करती है और ये बयानिया मुख्तलिफ तबकात, अजहान और नजरियात में बटा हुआ दिखाई देता है, तो फिर इसका आखिरकार नुकसान किसको होना है? देखें, जो इस वक्त उनकी पार्टी है, ना उसके पास ड्राइवर है, ना उसके पास स्टीयरिंग है, ना एक्सीलेटर है, ना गाड़ी। ये तीनों चीजें जो है खान साहब के अपने पास हैं, भले वो जेल में, क्योंकि पॉपुलैरिटी भी उनकी है और पब्लिक भी उनकी है और वोटर भी उनका है। जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके से मूव करके वो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। इसलिए जब तक उन्हें कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए खान साहब की तरफ से, उस वक्त तक जितने मुंह उतनी बातें। और फिर ये है कि वो तो इस हद तक इनएक्टिव रहे हैं कि उन्होंने पब्लिक इश्यूज के ऊपर भी कोई पॉलिसी पॉलिटिकल नहीं बनाई, कि पब्लिक इश्यूज पे ही बना लेते, वो जाके वो इमरान खान के बारे में उनका बहुत बड़ा हो जाए तो जी वो जी बस ठीक हो, हम धरना देंगे और हम कल करेंगे परसों, वो ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए उनको उनको उनकी लिमिटेशंस पे आप छोड़ दें। इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो पॉजिटिव है, वो खान साहब ने खुद की है, और इसका ये सेटलमेंट है, और सेटलमेंट के नतीजे में अब मामला आगे बढ़ेंगे। और इस सेटलमेंट के बारे में मैं एक बात और बता दूं, देखें, ये अदालत की, और आपको याद है मैंने हमेशा कहा था कि अदालतें ऐसे मामला में एक बुनियादी रोल प्ले किया। मैं ये भी कहता हूं कि ये सेटलमेंट जो है ये हुकूमत के लिए, आप पूछेंगे इसमें क्या मैसेज है, मैं कह रहा हूं ये हुकूमत के लिए येलो कार्ड जरूर है, अभी रेड तो नहीं है, येलो कार्ड जरूर। इसमें यह है कि अब हुकूमत इस येलो कार्ड से अपने रेड कार्ड के सफर को रोक सकती है या नहीं रोक सकती, ये उसके रवैये और उसकी अच्छा चलें, ये मैं एक लम्हे को दुरानी साहब बसात एहतराम मैं ये तस्लीम कर लूं कि ये हुकूमत के लिए येलो कार्ड है, फिर सवाल ये बनता है कि हुकूमत के लिए येलो कार्ड तो ये डे फर्स्ट से भी हो सकता था, हुकूमत के लिए येलो कार्ड तो तब से भी हो सकता था कि इब्तदाई तौर पे ही वो जो मखसूस नशिस्तें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाती और उनको अपोजिशन बेंचेस पे दबाव बढ़ाने के लिए बिठा दिया जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें सेटलमेंट सर क्या होगी? अगर वो अपोजिशन में ही बैठेगी, अपोजिशन बेंचेस को ही तकवीयत देनी है, वहीं से अपनी आवाज उठानी है, और हुकूमत येलो कार्ड से फिर अपना प्ले शुरू कर लेती है, रेड कार्ड की तरफ नहीं जाती, तो पीटीआई के लिए क्या बचेगा? देखिए जी, हुकूमत अगर ये कर सके तो बड़ी बात थी, लेकिन जो हुकूमत ने कल इक़्तिदाम उठाया है कि उसके गुज़रा ने पहले सियासी बात की, उसके बाद उन्होंने हमाकत की, इससे ये लगता है कि हुकूमत जो आज येलो कार्ड देख रही है उसकी वजह यह है कि उनका अपना कोहेरेंस जो है और उनको अपना जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, वो अपनी डायरेक्शन भी खो चुकी है। देखें जी, अवाम को उन्होंने जिच कर दिया है, मुल्क को, इकोनॉमी को उन्होंने बटा बिठा दिया है, किसी भी इश्यू के ऊपर वो कोई डिलीवरी नहीं कर पा रहे। मतलब आप जितनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हुई हैं उन सारों को उन्होंने डबो दिया, और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को तो उन्होंने रोल दिया है, और गरीब से गरीब तक को रोला है, और उसके मतलब जो गंदम को चोरी करवा दें, जो मतलब जो के सस्ते तरीन तेल के साथ महंगा तरीन तेल आवाम को दें, दुनिया का महंगा तरीन बिजली दें, वो मतलब गरीबों को लूट मार दें। अब उनके बारे में, उनको जिसने कंधे पे उठाया होगा उसके कंधे का क्या हाल, मतलब वो तो ऐसे लग रहा होगा जैसे उन्होंने कोई मतलब मुर्दा उठाया हुआ कंधे के ऊपर, और फिर ऊपर से ये है कि वो अपने ऊपर जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेते, सवाए
और अब तक उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये समझा कि दुरानी साहब अजरे तफन्नुन है। आपने कहा जी कि कंधे पे उठाया हुआ है, तो वो कंधे पे बोझ है, वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते। जिम्मेदारी लेंगे तो बोझ और नहीं पड़ जाएगा कंधे पे। देखें जी, कंधे पे अगर जिम्मेदारी लेंगे तो फिर अपने पहिया चलना शुरू कर देंगे। अच्छा। वो कहते हैं नहीं, हमने बैठना भी कंधे पे है, हमने कंधे पे बैठ के वट्टे भी मारने हैं, हमने कंधे पे बैठ के रोड़े भी बैठने हैं, हमने कंधे पे बैठ के लूटमार भी करनी है, हमने कंधे पे बैठ के मुल्क की इकोनॉमी को भी नहीं चलने देना, और फिर हमने कहना है हम क्या करें, हम तो कंधे पे बैठे। सर ये है कि सर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप क्या समझते हैं कि अगले 6 माह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कितने हवाओं के रुख बदलने वाले होंगे? हुकूमत के लिए किस हद तक परेशानी का बायस या उनके लिए हौसला अफजाई अपने आप को रिवाइव करने के हवाले से होंगे? देखिए जी, हुकूमत का मैंने जो अब तक जायजा लिया है, हुकूमत किसी रिवाइवल के मूड में है ही नहीं। वो एक सेल्फ डिनाइल के ऐसे उसमें चक्कर में फंस चुकी है कि वो ही कुछ देखती है जो उसको देखना चाहती है। मतलब वो एक अवाम को इश्तिहार की नजर से देखते हैं, अवाम को एक टिकटॉक की नजर से देखते हैं, अवाम को मतलब आज के मतलब लाहौर का एक शहरी वो भी अगर बच्चों की फीस दे दे तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, और अहमदपुर का शहरी का भी यही हाल है मेरे इलाके। मतलब ये है कि इस वक्त अवाम के किसी इश्यू पे आंखें खोलने के लिए हमारे हुक्मरान तैयार नहीं, और मुल्क के किसी इश्यू पे भी वो आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक मतलब एक इल्यूजन के अंदर, एक धोखे के अंदर वो जो है चलते जा रहे हैं। और अब मैंने तो कल का बता दिया कि कोर्ट के डिसीजन के बारे में जो हुकूमत ने स्टैंड लिया है वो कोई सेन स्टैंड है, और लॉ मिनिस्ट्री ये बात कर रहे हैं, इट्स इनसेन। और वो भी है। अब इन सब सिचुएशंस के अंदर मुझे अगले 6 महीने इस हुकूमत के लिए कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगले 6 महीने की बात आई है। अगले 6 महीने जो है वो हुकूमत के लिए अच्छे दिखाई नहीं देते, क्योंकि हुकूमत अपने रिवाइव करने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए अमेरिका के सामने मुतालिबात की पूरी फहरिस्त रख दी है, लेकिन उसी वक्त वाशिंगटन से एक ऐसा बयान आया जिसने मामले को मुज़ाकरात से निकाल के बराह रास्त ताकत और कब्जे की जुबान में पहुंचा दिया। तेहरान कह रहा है कि आबनाए हरमुज़ उसी वक्त खुलेगी जब अमरीकी नाकाबंदी खत्म हो, इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म हो, मुंजमदा ईरानी असासे बहाल हो, फौजी कार्रवाइयां और धमकियां बंद हो, और जून में तय पाने वाली मुफाहमत पर मुकम्मल अमल दरामद हो। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जल्द आबनाए हरमुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। और इस दावे के साथ अमेरिका ने नक्शा भी जारी कर दिया। यानी एक तरफ ईरान कहता है कि पहले अमेरिकी शराइत पूरी हो फिर हरमुज़ खुलेगी, तो दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि हरमुज़ अब अमेरिकी इलाका होगा। ये सिर्फ बयानात का तसादुम नहीं, ये उस सवाल की जंग है कि दुनिया इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह पर असल इख्तियार किसका देखेगी। क्योंकि आबनाए हरमुज़ कोई आम समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया के तेल और LNG के एक बड़े हिस्से की तरसील इसी रास्ते से होती रही, और अब उसकी बंदिश है। और उसकी बंदिश सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं रही, बल्कि पूरी आलमी मईशत, तेल की कीमतों, शिपिंग और खलीजी ममालिक की मईशत को मुतासिर कर चुकी है। और अब ईरान ने वाज़ेह किया है कि हरमुज़ को खोलने की चाबी तेहरान के पास है, लेकिन उस चाबी के बदले कीमत भी बहुत बड़ी होगी। ईरानी मरकजी मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक वाशिंगटन को उस मुफाहमती याददाश्त पर अमल करना होगा जो जून में तय हुई थी और जिसकी 60 रोजा मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। उस समझौते में फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से शराइत तय की जाएं, अमरीकी नाकाबंदी खत्म की जाए, पाबंदियां उठाई जाएं, मुंजमद ईरानी असासे बहाल किए जाएं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो मुआहिदा खत्म हो चुका। ईरान कहता है कि नहीं, जब तक अमरीकी शराइत पूरी नहीं होती हरमुज़ नहीं खुलेगी। और यूं 6 माह से जारी जंग अब एक ऐसे मकाम पर पहुंची है जहां मसला सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्बर जेट्स का नहीं, असल जंग ये बन चुकी है कि कौन पहले दबाव में आता है। ईरान पाबंदियों और नाकाबंदी को बर्दाश्त करके हरमुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमरीका मुआशी दबाव बढ़ा के तेहरान को मुज़ाकरात की मेज पर अपनी शराइत मानने पर मजबूर करना चाहता है, और दोनों में से कोई भी पहला कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप ने तो मामले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आबनाए हरमुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का जब नक्शा जारी किया, तो ईरान ने भी जवाबन ऐसा हमला किया कि आलमी सियासत में तंज और धमकी एक ही नक्शे में नजर आने लगे। ईरानी जानिब से जारी नक्शे में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दे दिया गया। बज़ाहिर ये ट्रंप के दावे का
तंजिया जवाब था, लेकिन कैलिफोर्निया का इंतखाब भी मानी खेज है क्योंकि वहां ईरानी नैयाद अमरीकियों की बड़ी तादाद आबाद है और लॉस एंजलिस को तवील अरसे से तेहरानजलस भी कहा जाता है। यानी ट्रंप ने कहा कि हरमुज हमारा इलाका, ईरान ने कहा कि फिर कैलिफोर्निया हमारा इलाका। लेकिन इस मजाक के पीछे असल मामला कहीं ज्यादा संजीदा है क्योंकि इसी दौरान ईरान ने खलीजी ममालिक को भी इंतहाई सख्त पैगाम दिया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज की चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि जो ममालिक अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सरजमीन या सहूलत मजीद फराहम करेंगे तो उन्हें माजी की निस्बत ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के मुताबिक अमेरिकी फौज को किसी भी किस्म की सहूलत देना जंग में शिरकत के मुतरादिफ समझा जाएगा। यह पैगाम खास तौर पर खलीजी रियासतों के लिए अहम है क्योंकि अमेरिकी फौज की खत्ते में मौजूदगी और अड्डे किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं और अगर वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद जंग बढ़ाता है तो सबसे मुश्किल सवाल उन्हीं ममालिक के सामने होगा कि वो अमेरिका को मजीद सहूलत दे या ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई का खतरा मोल ले। और अब यहाँ एक और नई पेशरफ्त हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन ताअत्तुल का शिकार है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात न जारी है और न तय है। दूसरी तरफ तेहरान का कहना है कि हरमुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका मुतालिबात और ईरानी शराइत के दरमियान कोई काबिल कबूल रास्ता नहीं निकलता। यानी सिफारतकारी का दरवाजा बंद, हरमुज़ का रास्ता बंद, जंग खत्म नहीं हुई और पाबंदियां और दबाव भी बढ़ रहे हैं। तो फिर सवाल ये कि आखिर इस कश्मकश का इख्तिताम कहां होगा? क्या अमेरिका वाकई आबनाए हरमुज़ पर अपनी मिल्कियत का दावा अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है? अगर वाशिंगटन ने ऐसा कदम उठाया तो ईरान का जवाब सिर्फ सियासी तंज तक महदूद नहीं रहेगा, या वो आगे बढ़ेगा और खलीज में अमरीकी अड्डों और बहरी असासों के खिलाफ कार्रवाई मजीद खतरनाक हो जाएगी। और अगर ईरान ने हरमुज़ को मजीद तवील अरसे तक बंद रखा तो क्या आलमी तेल की मंडी इतना बड़ा झटका मजीद बर्दाश्त कर सकेगी? और सबसे अहम सवाल ये कि ईरान ने हरमुज़ खोलने के लिए जो शराइत सामने रखी हैं, क्या ये मुज़ाकरात शुरू करने की कीमत है, या तेहरान दरअसल अमेरिका को यह पैगाम दे रहा है कि जंग खत्म करनी है तो पहले शिकस्त तस्लीम करो या फिर एक सियासी समझौता करो? क्योंकि 6 माह की जंग के बाद दोनों तरफ से फतह के दावे अपने जगह, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जंग खत्म नहीं हुई, हरमुज़ मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े और अब अमेरिका और ईरान के बयानात पहले से ज्यादा सख्त हैं। और अगर ईरान वाकई ये समझता है कि अमेरिका की तरफ से दोबारा बड़ा हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं बल्कि तवानाई और खित्ते के बुनियादी ढांचे तक पहुंचेगा, तो फिर आबनाए हरमुज़ का बहरान किसी भी वक्त एक बहुत बड़े इलाकाई बहरान में तब्दील होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब से वाबस्ता हुकाम पहले ही तवानाई और आलमी बुनियादी ढांचों को मुमकिना अहदाफ करार दे चुके हैं। अब असल मुकाबला मिज़ल से ज्यादा आसाब का है। क्या पहले अमेरिका अपनी शराइत नर्म करेगा? क्या ईरान हरमुज़ खोलने पर आमादा होगा? क्या पाकिस्तान या ओमान या कतर जैसे सालिस दोबारा दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पे ला सकेंगे? या ट्रंप का नया अमरीकी इलाका वाला नक्शा एक ऐसे नए मरहले की अलामत बनेगा जहां मुज़ाकरात की बजाय ताकत फैसला करेगी? क्योंकि अगर यह सारा मंजरनामा रहा तो सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग जारी नहीं रहनी, दुनिया की मईशत ने इस जंग की मजीद कीमत अदा करनी है। और अगर हरमुज़ ने खुलना है तो किस शर्त पे खुलना है? अमेरिका की शर्त पे या ईरान की शर्त पे, या फिर दोनों को ऐसी कीमत अदा करना ही है जिसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक बात बहरहाल वाज़ेह है, ईरान ने अमेरिका को हरमुज़ खोलने के लिए मुतालिबात की फहरिस्त दी, ट्रंप ने जवाब में हरमुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का नक्शा दिया, ईरान ने जवाबन कैलिफोर्निया को अपना इलाका बनाया और खलीजी ममालिक को तेहरान ने खबरदार कर दिया कि अमेरिकी जंग में सहूलत दी तो कीमत अदा करना होगी। यानी आबनाए हरमुज़ अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, यह अमेरिका और ईरान के दरमियान ताकत, तेल, पाबंदियों, जंग और सिफारतकारी की वो आखिरी लकीर बन चुकी है जिसके एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ एक ऐसी जंग जिसका दायरा पूरे खत्ते से निकलकर आलमी मईशत तक पहुंच सकता। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ। जनरल साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में स्टेट ऑफ हरमुज़ को अगर देखा जाए तो माजी के जो उसके प्लान्स थे, माजी की जो सिफारिशात थी, ओमान का दिया गया जो मुसव्वदा था जिसको रद्द किया गया, फिर दोनों ने मुश्तरका तौर पे एक तैयार किया और अब अमेरिका तक एक मुसव्वदा पहुंचाया गया है। आपको इसका मुस्तकबिल क्या लगता है और इसका वे आउट क्या निकलता हुआ दिखाई देता है कि जब दोनों अतराफ से बयानबाजी भी जारी है, पसे पर्दा सिफारतकारी भी जारी है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव आउटकम भी निकलता हुआ नजर नहीं आता? सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर साहब को भी सलाम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम नंबर ऑफ टॉक शोज में इकट्ठे शामिल हुए हैं। थैंक यू। देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक रियलिटी है कि अमेरिका जो है वो इस जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका और अब जो है वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़।
40 दिन की जंग, फिर MOU, फिर 13 दिन की जंग, फिर ये लल पीरियड, और अगेन बार बार इस तरह की धमकियां कि हम इसको कैप्चर कर लेंगे, US टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे। द मेयर फैक्ट कि ईरान ने 6 जो नुकात पे बेस करता हुआ जो डिमांड्स अमेरिका को दी हैं वो मैंने पढ़ी हैं, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय उसके कि जो MOU की कंडीशंस थी जो पाकिस्तान की वसातत से साइन हुआ था, वही कंडीशंस ईरान डिमांड कर रहा है कि आप जो है वो लड़ाई टोटली बंद करें, आप जो ईरान को ऑयल की जो सेल है वो अलाउ करें, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज करें। तो एक्चुअली ये वही है। तो ये वो जाहिर ये करता है कि ईरान को जो गिला था कि वो जो MOU जो पाकिस्तान की वसातत से हुआ उसके ऊपर अमेरिका ने खुश दिली के साथ अमल नहीं किया, और उन्होंने फिर दोबारा से ईरान को ब्रोबीट करने की कोशिश की, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। और मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को एज ए लेवरेज यूज कर रहा है। वही चीज़ अभी सामने आ रही है कि ये कुछ करके जब उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन अ वे चोक किया हुआ है, सो अब ईरान ये डिमांड कर रहा है कि आप वही MOU की कंडीशंस आप पूरी करें और हम जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका, चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्टेड है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका एज अ रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ग्रेशियसनेस दिखाए और इन कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हो, ताकि दोबारा से इस इलाके में अमन आए और दुनिया में कोई सुकून आए। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो MOU की 60 रोज़ा मुद्दत थी वो भी पूरी हो चुकी है? डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ जो सीनियर मुज़ाकरातकार थे वो ये कहते हैं कि मुद्दत पूरी होने के बाद वो जो MOU है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, बसूरत दीगर आबनाए हरमुज़ नहीं खुलेगी, आबनाए हरमुज़ की चाबी जो है वो ईरान के पास है। अभी भी जो है मगरबी सतह के ऊपर ईरान को ज़िद्दी समझा जा रहा है, ईरान के बारे में बात हो रही है। तो सर, अगर MOU की बुनियाद के ऊपर ही काम नहीं होगा तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? एब्सोल्युटली जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई। मेरी तरफ से जनरल साहब को, अच्छा सॉरी, मुझे लगा मुझसे पूछ रहे हैं। जी, मलिक साहब आपसे ही सवाल है। मैं जनरल साहब के बाद जो है वो आपसे सवाल कर रहा था, मैं जनरल साहब के पास दोबारा वापस जाऊँ। थैंक यू जी यासिर भाई, मेरी तरफ से आपको भी, जनरल साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद हिम इन द शो। देखिए, जनरल साहब की बातें हमेशा बड़ी मुदल्लल होती हैं और मैं ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उनकी जो एनालिसिस है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास जो MOU जिसका जिक्र वो कर रहे हैं और उसके बाद फिर ईरान अब एक नई जो कुछ अपनी तजावीज़ पेश कर रहा है ईरान US को, तो मेरा एक सवाल है वो ये है कि देखिए, MOU के अंदर मौजूद जो तमाम शिकें थी वही अगर आप यानी थोड़ा बहुत उनमें रद्द-बदल करके आप पेश कर रहे हैं तो बेहतर ये ना होता कि आप उसी MOU पर अमल कर लेते। यानी ईरान के अंदर मौजूद जो क़यादत है, मुझे लगता ये है यासिर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यानी मुझे लगता है वहाँ पे फ्रैगमेंटेड डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि कुछ लोग उनके प्रेसिडेंट, यानी देखें MOU वो MOU है जिसके ऊपर साइन किया है उनके प्रेसिडेंट ने जो मसूद पेशकियान साहब हैं, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आप उस MOU को जिसको आपके सदर ने साइन किया, आप उस पर अमल कीजिए। उस पर अमल करना कहीं आपकी नाकामी नहीं, बल्कि वो तो उसमें तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते फराहम हो रहे हैं। तो अगर MOU पर अमल करना ही मकसद है और उसी के अंदर रद्द-बदल करके नई तजावीज़ पेश करनी है, तो फिर ये इतना टाइम जो 60 दिन गुजरे, इसमें एस्केलेशन लैडर को किसने इंक्रीज किया? अमेरिका ने तो नहीं किया। यकीनन हम इस चीज को जानते हैं कि अमेरिका ने पहले अटैक किया, वो दैट स्टफ, लेकिन MOU के बाद की कारगुजारी अगर आप देखिएगा तो वहां तो फिर एस्केलेशन लैडर के ऊपर ईरान ने थोड़ी तजावुजात की हैं और फिर वो तमाम करने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हम MOU की तरफ, उनके प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो मजहर है। तो मेरी बेसिकली दलील ये है कि देखिए, पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं या कतर की उसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या दुनिया भर की जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, ऑब्जेक्टिवली जब इसको देखते हैं तो उन तमाम की काविशों का असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि जंग रुके, जंग के बाद जो पोस्ट वॉर सिनारियो है वो एक तरह से नॉर्मलसी की तरफ आए और उसके बाद जो लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों अतराफ में, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए कुछ वहां पे तजावीज पेश की गई थी। तो मेरी नजर में वो तमाम रास्ते तभी मुमकिन हैं जब आप MOU पर अमल करते हैं। अब जहां तक सिचुएशन करंटली है, एज वी स्पीक टुडे,
तो मुझे तो लग रहा है कि ईरान जो है वो किसी हद तक आइसोलेशन की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि देखिए जो आपना हुर्मुज की आप बात कर रहे हैं, यकीनन किसी उसके कुछ पार्ट के ऊपर उनका कंट्रोल जरूर है, लेकिन आपके सामने है प्रेसिडेंट ट्रंप की ये स्टेटमेंट। वो ये कहते हैं कि आपना हुर्मुज का जो कंट्रोल है वो बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात, जो इकोनॉमिक प्रेशर लेकिन मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं जावेद भाई, आबना हरमुज का कंट्रोल जल्द हासिल कर लेंगे, ये बयान कितनी बार आया, 10वीं बार, 12वीं बार, 16वीं बार। लेकिन अगर इदाद शुमार को देखें तो रोजाना की बुनियाद पे वहां से जहाजों की जो गुजरगाह है उसको कंट्रोल ईरान ने किस हद तक किया है, वो इदाद शुमार बताते हैं कि एक हफ्ते के दौरान अगर 30 जहाज वहां से गुजरे और एक दिन में अगर कोई जहाज वहां से ना गुजरे, तो फिर सवाल यह बनता है कि वो सुपर पावर की सुपरमेसी कहां है, जो बारहा बयानात के जरिए झलकती दिखाई देती है कि उसका कंट्रोल हम हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वहां पे कुछ आमदोरफ्त जारी है, और वो ईरान जो ओमान की साइड से, देखिए अगर आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो जो अपना हुर्मुज है वो एक इंटरनेशनल वाटर है, उसके ऊपर यूनिलैटरल कंट्रोल ईरान का रखना तो मेरी नज़र में तजावुजात में शामिल है, वो तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगा। लेकिन जो उसका कुछ पार्ट अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है जिसके करीब वो पानी गुजरता है, अगर उसको कोई हक है कुछ नॉटिकल माइल्स तक, तो जो ओमान के करीब पानी जा रहा है उसके ऊपर तो ईरान का हक नहीं है ना। वहां से तो अगर ओमान चाहे कि वहां पे रास्ता फराहम कर दे, तो फिर जिस तरह से ईरान को हक है कि वो अपने एरिया को रोके, तो फिर ओमान को भी हक है वो उसको ओपन कर दे, उसके ऊपर फिर क्या पाबंदी है। तो मेरी नजर में कुछ शिप्स जो है वो वहां से जा रही हैं। मेरी नजर में देखिए अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे और कानून के दायरे में रहते हुए देखेंगे, तो फिर तो ये एक इंटरनेशनल वाटर है, न सिर्फ कानून के लिहाज से बल्कि हिस्टोरिकली हमेशा यहाँ पे आमदोरफ्त पे कोई भी पाबंदी नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये देर या क्या कहते हैं उसको कि सूनर और लेटर अल्टीमेटली तो इसको इंटरनेशनल लॉ की तरफ ही जाना है। तो अगर एक दफा फिर मैं कहूंगा कि अगर एमओयू के अंदर मौजूद मंदरजात के ऊपर अमल करते हुए इसको खोल दिया जाए और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ईरान वॉच करे, तो मेरी अदना राय के मुताबिक एक बेहतर सोल्यूशन होगा। बिकॉज अब मामलात जो हैं वो मजीद जंग की तरफ ले जाना, अब मामलात जो है वो मजीद जंग की तरफ लेके जाना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं हो सकते। जनरल साहब, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल और मलिक साहब की जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त वजह हो रही है वो ये है कि ईरान खोल दे आबना हरमुज को। ईरान अगर ये पहल करे तो क्या इसके जवाब में वो जो ब्लॉकेड ईरान के खिलाफ लगाया हुआ है कि जिसमें हमें मालूम पड़ा था कि बाबुल मंदब में जिस जहाज़ के ऊपर हमला हुआ था और जिसमें 3 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई थी, उसी के मुतरादिफ हमने ये भी देखा कि उसी वक्त के अंदर आबना हरमुज के अंदर भी एक प्रोजेक्टल फायर किया गया था और उस जहाज पे जो ईरान की तरफ जा रहा था, अमरीकी जो सेंटकॉम है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बारहा तंबीह की गई, वो रुका नहीं तो उसको रोकने के लिए डेक के ऊपर फायर किया गया। तो क्या ये मुमकिन है, क्या ये आसान दिखाई देता है कि अगर ईरान ब्लॉकेड को खोल दे तो उसके जवाब में अमेरिका जो है वो तमाम एमओयू की बुनियादी शराइत के ऊपर अमल दरामद कर देगा, जिसमें डॉक्टर बाकिर कालिबाफ कहते हैं इक्तसादी पाबंदियां हटाओ, ब्लॉकेड हटाओ, हमारे एसेट्स वापस करो और जो एमओयू की बुनियादी निकात हैं उसमें लबनान की जंगबंदी करो, ये सारा कुछ हो जाएगा और इस पर पहल ईरान को करना पड़ेगी। यासिर, एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि एम्बेसडर मलिक साहब, उनकी ज़्यादा ओरिएंटेशन प्रो यूएस है, whereas आई एम ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ द यूएस एक्शंस। और मैं अभी इस बातचीत के दौरान मैंने चैट जीपीटी से पूछा हु वायलेटेड एमओयू, यूएस और ईरान, और मैं सिर्फ उसको पढ़ना चाहूंगा बहुत ब्रीफली, मैं लंबी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। The stronger case is that the US violated the agreement first on several explicit obligations, while Iran subsequently violated its own obligations as well. US जो है उसकी credibility, उसकी जो है वो trustworthiness is God known। मतलब मैं किसी एक independent country के सदर को जाके वहां से उठा लाना, I do not know ये कौन से जमाने की civility और कौन से जमाने की conventions और कौन से जमाने की जो है ये एक नॉर्मलसी है। सो हैविंग सेड दैट, मेरे नज़दीक जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप ईरान ने कोई नई चीज़ तो नहीं डिमांड की, ईरान ने सिर्फ ये कहा है कि आप उन्हीं एमओयू पे आप आ जाएं, उनको एग्री करें, उनको फॉलो करें। और चैट जीपीटी जो कि यूएस का एक फोरम है वो कहता है कि इट वाज यूएस व्हिच वायलेटेड द एमओयू।
और हमारे पास ऐसी इंडिकेशन भी हैं कि ब्लॉकेड नहीं हटा, फिर लेबनान में जंग जारी रही, इसराइल को किसी ने नहीं रोका, वो सारी चीजें हैं, उनको मैं साइड पे छोड़ देता हूँ। मेरा ख्याल है कि एमओयू, चूंकि यूएस इज एन एग्रेसर इज ऑलवेज टेकन एज एन ऑफेंडर। डिफेंडर ने तो अपना दिफा करना है, वो तो उसका हक है, वो तो हर लिहाज से उसकी ऑब्लिगेशन है। तो ईरान ने सिर्फ दफा किया और उस दफा में यूएस की और इसराइल की गेम नहीं चलने दी। अब यूएस बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। मैं ये पिछली दफा भी मैं एम्बेसडर मलिक साहब के साथ था एक और प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि अगर हम ये प्रिज्यूम करें कि ईरान ने यूएस को गर्दन से पकड़ा हुआ है और यूएस के पास, ईरान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 47 इयर्स की जो ज्यादतियां हैं उनका अजाला हासिल करे, अपनी आवाम के लिए आसूदगी हासिल करे, तो भाई कौन सा बंदा है जो कि इस सिचुएशन को जाने देगा? सो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त अमेरिका इज टोटली हेल्पलेस। इट इज अमेरिका विच हैज टू शो द बिगर हार्ट। इट इज अमेरिका विच हैज टू अबाइड बाय दैट एमओयू जो पहले साइन हुआ था। इट इज अमेरिका हु हैज टू कंसिडर फॉर द ओवरऑल ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज आप देखें कि दुनिया तो कभी भी अनजस्ट और फेयर नहीं रही, लेकिन जब से यूनिपोलर वर्ल्ड बनी है अंडर अमेरिका, इससे ज्यादा शायद अनजस्ट और अनफेयर दुनिया कभी भी नहीं हो रही होगी। जो जुल्म हुए गाजा में हुए, जिस तरह के जुल्म कश्मीर में हो रहे हैं, जिस तरह की ज्यादतियां ईरान में हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है कि सारे का सारा ब्लेम जो है वो यूएस को जाता है। सारे का सारा ब्लेम जो है वो यूएस को जाता है। और आपने जो एम्बेसडर साहब के बारे में बात की, मुझे एम्बेसडर साहब से इसका जवाब चाहिए, इस पे उनकी क्या राय है। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद एम्बेसडर साहब की तरफ बढ़ेंगे और इस पूरे मंजरनामे पे जो नए बयानात है ईरान के, ये नई हिकमत अमली जो दिखाई देती है, उसके ऊपर मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एम्बेसडर साहब, जिस तरीके से जनरल साहब बात कर रहे थे कि सॉवरेनिटी किसी ना किसी मुल्क की तो होती है, अबैंडन कहाँ पे की गई, किसकी तरफ से की गई, किसकी तरफ से तज़हीक हुई, हमें वो माजी भी याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हों तो आपको फिर विंड स्क्रीन से आगे की तरफ देखना चाहिए, अगर बैक मिरर पे देखते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आप एक्सीडेंट करवाएंगे। ये मुख्तलिफ थॉट्स हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि इधर दिस वे और दैट वे। दिस वे ईरान के पास ये, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो 47 साल की जो रकाबत है और 47 साल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एक वक्त में हासिल कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उसी को हासिल करने में वो ज़्यादा तबाही जो है अपनी मुकद्दर में लिखवा लेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? और बिलखुसूस वो बात कि जो जनरल साहब ने कही कि प्रो यूएस आपका तज्जिया ज्यादा होता है, तो उसमें झलक उनको क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, जनरल साहब इज somebody that I always regard with a lot of respect. देखिए, मेरा जो तज्जिया है वो आई थिंक प्रो इंटरनेशनल लॉ रहता है। इंटरनेशनल लॉ अगर आपको लगता है कि वो किसी हद तक, मैं जानता हूं कि मे बी इट माइट लुक एकेडमिक, लेकिन मैं देखिए, अब जब आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान को अपना राइट ऑफ डिफेंस तो है, लेकिन अगर आप ईरान के कॉन्डक्ट को देखें तो मैं उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ईरान ने जिस तरह से 47 ईयर्स से अमेरिका के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया है, मर्ग बा अमेरिका का, वो तो इस जंग से बहुत पहले का है। ईरान ने जब हुतीज को एक्टिवेट करके सऊदी अरेबिया पे लॉन्च किया, वो तो इस जंग से बहुत पहले का है। इस तरह से ईरान ने जो एक पूरा एक नेक्सस बनाया हुआ था अपना, लेबनान से लेकर इराक तक और यमन से लेकर मुख्तलिफ जो इस पूरे खित्ते में, तो वो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसको ये हक है कि वो दूसरे ममालिक में जाके प्रॉक्सीज को सपोर्ट करके प्रॉक्सीज के जरिए वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर मौजूद अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई तीसरा मुल्क यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो क्या जनरल साहब या मैं या आप उसको कह सकेंगे कि ये सही है, उसका हक है? नहीं। देखिए, ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का जरूर हक है, लेकिन उसको ये हक नहीं है कि वो पूरी दुनिया के और पूरे खित्ते में जाकर वो अपनी जो नॉन स्टेट एक्टर्स को एंगेज कर दे। सऊदी अरेबिया में मुझे बताइए आपको किसको हक पहुंचता है कि उस पर हमला करें? पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस के अंदर मीडिएट कर रहा है, तो पाकिस्तान को तो इंडिपेंडेंट रह के दोनों अतराफ की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना है। हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि ईरान जो है उसी का पॉइंट ऑफ व्यू लें हम और यूएस का ना लें। तो मैं अगर जब ये कहता हूं तो मैं दोनों अतराफ की बात आपके सामने रख रहा होता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की
जो स्टेट पॉलिसी है मेरी नजर में वो एक मीडिएटर की है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर की, जो दोनों अतराफ के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेकर आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, माजी के अंदर की गई जो गलतियां हैं अगर अमेरिका ने की हैं हम उनको गलत कहेंगे, ऑलवेज कहेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी का तो मकसद ये होता है ना कि आप आगे बढ़े। अगर आप माजी के तमाम तल्ख तजर्बों का हॉस्टेज बने रहेंगे फिर आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि हम बाकी माजी तमाम उनके अंदर जो भी हैं उन पे अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन हम एमओयू से आगे की बात करें। जब एमओयू साइन हो गया, चैट जीपीटी का आप जिक्र कर रहे हैं, चैट जीपीटी एक ऐसा लर्निंग मॉडल है, उसके अंदर अगर मैं अपना प्रॉम्प्ट डालूं तो मुझे एक अलग आंसर मिलेगा, आपको शायद अलग आंसर मिले, तो वो मैं उसको एक आई विल नॉट यूज द चैट जीपीटी एज अ एविडेंस ऑफ एनीबॉडीज एग्रेशन। आपने ऑन ग्राउंड देखना है। एमओयू जब हो गया था तो एमओयू के बाद हमने तीनों यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अमेरिकन प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया। सब ने कहा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इस मामले को, माजी की तल्ख तजर्बों की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन आप मुझे बताइए कि वहां पे सिविलियन शिप्स के ऊपर पहला हमला किसने किया था? वो तो ईरान ने किया था। और ऐसी शिप को भी टारगेट किया गया जो कि कतर की शिप है, वो मुल्क है जो आपके लिए मीडिएट कर रहा है। फिर अभी तक सऊदी अरेबिया के ऊपर हुतीज को एक्टिवेट किसने किया? तो ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड बात कर लें और इनकी बात ना करें। ठीक है, उनको अपने हक है डिफेंड का, हर मुल्क को ये हक है, लेकिन आप दूसरे ममालिक में जाके प्रॉक्सीज को एंगेज करें और आप उन पे हमला करना शुरू कर दें। आई डोंट बिलीव दैट विल बी a solution to this problem। solution में आज भी कहूंगा मज़ाकरात हैं। मज़ाकरात का जो एक यानी हल जो है वो सिर्फ गुफ्तगू-शुनीद है और टेबल के ऊपर बैठ के वो डॉक्यूमेंट वो एमओयू ही है जनाब। जिस एमओयू के बारे में उनके अपने प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान के हरबाब इख्तियार अपने प्रेसिडेंट को, यानी अपने सदर ने जिस पे दस्तखत किए हुए हैं, जिस कागज पे और जिन निकात के ऊपर उस पे अमल दरामद होगा। जनरल साहब, लेकिन यासिर भाई आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में आपने कहा था कि उनके मुल्क से कह रहे हैं उनको लोग सदर को क्या इस्तीफा दे दें। आपको याद होगा ये भी कहा गया उनको, जिन्होंने एमओयू पे साइन। वो डिनायल फिर सदर के ऑफिस से भी आया, फिर रहबर आला के ऑफिस से भी आया और उसके ऊपर एक अलग बहसो मुबाहिसा शुरू हुआ। लेकिन मैं इसके ऊपर जवाब लेना चाहूंगा। जल साहब, प्रॉक्सीज का तज़किरा किया मलिक साहब ने कि ये तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शरअंगेजी फैलाने की कोशिश की गई। आप ईरान से अगर पूछें या ईरान के लोगों से पूछें तो वो हर प्रॉक्सी, यानी हमास को अगर ले लें कि हमास कब वजूद में आई और किस वजह से वजूद में आई, कि उस वक्त ईरान के बारे में अमेरिका ने क्या मौक़िफ़ अपनाया था, अंसारुल्लाह किस तरह वजूद में आई, हिज़्बुल्लाह किस तरीके से वजूद में आई, या इराक़ के अंदर जो तंजीमें हैं वो किस तरह से वजूद में आई। तो उन वजूहात को अगर देखा जाए और मौजूदा सियासत को और मौजूदा दौर को अगर देखा जाए तो क्या फर्क दिखाई देता है? किस चीज से ईरान को सरफे नजर करना चाहिए, किस चीज से अमेरिका को पीछे हटना चाहिए और किस तरीके से दरमियानी रास्ता और निकलेगा? Yasser, my salute to point of view of Ambassador साहब, I really respect him। देखें जो मिडिल ईस्ट है इसमें एक ही इरिटेंट है और बहुत बड़ा इरिटेंट है जो कि इजराइल है। और इजराइल जो है वो किसका पैदा किया हुआ है? वो अमेरिका और वेस्ट का पैदा किया हुआ है। और अगर कोई मुल्क इजराइल के खिलाफ मार का आजमा है तो वो सिर्फ ईरान है। और कौन सा मुल्क है जो कि इजराइल की तरफ देखने की भी हिम्मत कर सके? एक्शन तो बड़ी दूर की बात है। तो एक वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल के सामने खड़ा है, इजराइल को चैलेंज करता है। और मैं ये बरमला कहना चाहूँगा कि ईरान की जो कोशिशें हैं वो जो हमारे इस्लाम के सेक्ट हैं शिया सुन्नी, उससे हट के हैं। गजा में शिया नहीं है लेकिन गजा के मुसलमानों के लिए ईरान खड़ा होता है। सो मेरे नज़दीक एक वाहिद मुल्क है जो कि ओवरऑल इस्लाम की बात करता है और वो ये नहीं कहता कि जी मैं शिया के साथ इधर खड़ा हूँगा तो सुन्नी के साथ उधर खड़ा होगा। अगर ये गिरावट हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में वो कंट्रीज भी हैं जो इस वक्त फख्र महसूस करते हैं कि उनकी सॉइल के ऊपर इजराइल के बेसिस हैं, और वो कहते हैं बिल्कुल हम हैं, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो अगर एक वाहिद मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यू मे नॉट एग्री विद मी, सर्वाइवल ऑफ ईरान विल बी रिवाइवल ऑफ इस्लाम। हमने 1974 में वो टाइम देखा हुआ है जब पाकिस्तान में समट हुई थी, इस्लामिक समट, और जितने टॉप के लीडर थे उस समट पे सारों को एलिमिनेट किया गया था और वेस्ट ने ही एलिमिनेट किया था।
किसी को भतीजे ने मारा, किसी को हैंग करवा दिया गया, किसी को की गवर्नमेंट हटा दी गई। सो तब से एक ऑनस्लॉट है ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड। सो अगर ये मुस्लिम वर्ल्ड, अगर एक कंट्री खड़ा होके, डिफाइंट होके, लड़ के, अपनी असूबतें बर्दाश्त करके इस्लाम की रिवाइवल की वजह बन रहा है, तो मैं तो उस कंट्री को सल्यूट करूंगा। और एंड जस्टिफाइज द मीन्स। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको जो खीर है वो सीधी उंगली से नहीं निकलती। इस पूरे मामले के ऊपर मलिक साहब आप क्या समझते हैं सर कि सर अदावतें तो हैं, ये किसी एक तरफ के बयान से वो ख़त्म तो हो नहीं जानी, या अमेरिका अगर बारहा कहता रहे कि बारहा मौक़ों पे ईरान वही था जो मशरक़ वस्ता के ममालिक के अंदर शरंगेज़ी फैलाने वाला था, और बारहा ईरान ये कहता रहे कि 47 साल तक कॉर्नर हमें किया गया और हमारे अंदर शरंगेज़ी फैलाने की कोशिशें की जाती रही, हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाता रहा, और वो चाहे कुर्दों की सूरत के अंदर हो या चाहे किसी और सूरत में कि जिस पे डोनाल्ड ट्रंप बबांगे दोल खड़े होकर ये ऐलानात करते रहे। बहुत सारे मौक़ों के ऊपर तो ईरान पीछे हट जाता है, वो कह देता है कि यमनी हूतियों को हमने असलहा फराम नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर यह कहा कि हमने असलहा दिया था, उन्होंने अवाम तक नहीं पहुंचाया। तो सर ये तो दोनों तरफ से है, तो ये दोनों तरफ से बीच का रास्ता निकलना किस तरीके से है? बारहा कोशिशें पाकिस्तान कर चुका, कतर कर चुका, और मुमालिक भी कर रहे हैं, तो हर एक के अपने ग्रीवेंसेस हैं, वो खत्म नहीं हो सकते, वो किसी एक बयान से भी नहीं होने, किसी के माइल करने से भी नहीं होने, उसके लिए रास्ता क्या होना है? देखिए यासर भाई, दुनिया जब से बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील अलैहिस्सलाम और काबील, आपको याद होगा उनके दरमियान एक जंग हुई थी। तो उस वक़्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। अंबिया कराम का वक्त आप देख लें, माजी करीब का वक्त देख लें, यानी अगर आप ये कहें कि बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन निकल आएगा मसले का, वो तो मैं बड़े अदब से कहूँगा शायद कभी भी मुमकिन ना हो। लेकिन बहरहाल सफारतकारी और डिप्लोमेसी का मकसद ये होता है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो डिफरेंसेस होती हैं उनके अंदर किसी हद तक जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनको उजागर करके आप डिफरेंसेस को साइड पर रख देते हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे तो फिर तो आप इस गुफ्तगू को ला मुतनाही तौर पर ये चलती रहेगी, आपका अपना मौक़िफ़ होगा, मेरा कुछ होगा, जनरल साहब कुछ और कहेंगे, और हम इस गुफ्तगू को मतलब कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे एक 40 मिनट के प्रोग्राम में। तो मैं तो सिर्फ फोकस ये कर रहा हूँ उन चीज़ों पर जिसके ज़रिए हम इस जंग को रोक सकते हैं। मैं इस चीज़ से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा कि पूरी इस्लामी दुनिया की अगर आप ये कहते हैं कि एक मुल्क जो है वो सही है और 57 ममालिक गलत हैं, तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा। वो उनका नुक्ता नज़र है, और जमहूरियत में नुक्ता नज़र रखना जो है वो उसका आपको एहतराम करना है, और मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी हक है कि मैं उससे डिसएग्री करूँ। मैं समझता हूँ 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके अंदर बहुत से ममालिक जो हैं वो बिल्कुल एक अमन, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, और हम उन्हीं के साथ हैं। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरेबिया और तुर्की और गल्फ़ ममालिक के साथ खड़ा हुआ है। हमारे जो इंटरेस्ट हैं, मैं समझता हूँ, हमेशा आपके प्रोग्राम में मैं कहता आया हूँ, हमने अपने मुल्क की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को भी देखना है, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है। आज हम दुनिया के डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर एक सेंटर स्टेज पे हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, और उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी हमने रिजॉल्व करना है। और उसके जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो हमारे लिए फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो कि हमारी तिजारत से बढ़ के हैं यासिर भाई। आज हमारी तिजारत से ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी को चला रही हैं। तो हमको ये जहन में रखना है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हों कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ें। और मेरी नज़र में गल्फ़ ममालिक जो हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून है। इसी का एक मजहर ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आया है। आप देख रहे हैं कि कतर के साथ हमारी कितनी देरीना ताल्लुकात हैं, वो हमारे साथ इस मीडिएशन एफर्ट में शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए हैं। बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, हमारे साथ उनके बेहतरीन मरासिम हैं और रहने चाहिए। इसी तरह मुस्लिम दुनिया के इसका तज्जिया अगर निकाला जाए, मलिक साहब वक्त खत्म हो चुका है, इसका तज्जिया अगर निकाला जाए तो फिर इसकी इब्तदा जो है वो हर एक को अपनी ज़ात से करनी है। वजह से एक शेर है कि जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, हर एक मुर्दा पुकार उठा वहाँ से पहले। तो जब तक हम अपनी ज़ात के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक अपने आप से आगाज़ नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं परखेंगे, तब तक बात नहीं हो सकती। हर एक को अपना आप परखना है और फिर बीच का रास्ता निकालना है। बहुत शुक्रिया
जावेद मलिक साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।